नमस्कार। मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि निराला द्वारा रचित कविता महंगू महंगा हुआ लेकर प्रस्तुत हुआ। इस कविता में कवि ने वर्तमान समय के व्यवस्था का बड़ी ही चतुराई के साथ वर्णन किया है। इन तथ्यों का हम कविता पाठ के बाद आलोचना करेंगे। चलिए कविता पढ़ने से पहले उनके कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। किस परिस्थिति में यह कविता रची गई और कवि द्वारा यह रचना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रयोगशीलता की दृष्टि से अगर हम देखें निराला के बारे में, निराला हिंदी काव्य जगत में बेजोड़ माने जाते हैं। अपनी इस प्रवृत्ति का उद्घाटन करते हुए इन्होंने स्वयं लिखा है कि मैंने भाव, भाषा और छंद की उल्टी गंगा बहाई है। इनकी प्रयोगशीलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। काव्य विषय संबंधी प्रयोगशीलता, इस दृष्टि से उन्होंने छायावाद के बंधन को पूरी तरह से अस्वीकार कर अपनी स्वच्छंद छायावादी रचनाओं के साथ बहुत सारे रचनाएं की। उनमें से एक महंगू महंगा हुआ है, जो वर्तमान परिस्थिति के ऊपर रचा गया है, जिसे हम कालजयी रचना भी कह सकते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि का कहना चाहते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जनता को हमेशा भ्रमित कर अपनी रोटी सेकते हैं। जब देश में पहली बार सत्ता के लिए चारों तरफ राजनीतिक गर्म थी और छोटे से बड़े सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को से वोट मांगने के लिए जाया करते थे और उनके दुख दर्द में शामिल होने का ढोंग करते हैं, परंतु उनकी स्वार्थपूर्ण बातों को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। ऐसे में निराला जी उस परिस्थिति पर कटाक्ष करते हुए यह कविता लिखते हैं कि किस प्रकार से शासक वर्ग, राजनीतिज्ञ साधारण लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना रोटी सेकते हैं। आइए कविता सुनते हैं और कविता में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ भी हम जान लेते हैं। पहले बीसियों, एक शब्द आया है बीसियों। बीसियों का अर्थ होता है भूमि का एक नाप। भूमि को नापने की एक पद्धति है जिसे बीसी कहते हैं। तो बीसियों से भूमि का एक नाप। यहाँ है थातियां, एक शब्द आया है। थातिया का अर्थ होता है धरोहर, अमानत कह सकते हैं। कुर्स, कुर्स का अर्थ होता है दवा, दवा की टिकिया। इसके बाद है अनुलंघ। अनुलंघ का अर्थ होता है जिसे बांधा ना जा सके। इसके बाद है पर्जे। पर्जे शब्द आया है। पर्जे का अर्थ होता है टुकड़ा कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं। इसके बाद है बारी, तरकीहार। बारी का अर्थ होता है पासी बांधने वाला, जो पासी बांधता है। तरकीहार का अर्थ होता है कहार, कहार जाति। बेहना, बेहना का अर्थ होता है धुनिया, जो रजाई बनाते हैं। कुईरी, कुईरी अर्थात जो सब्जी उगाते हैं। इसके बाद है पासी, जो पास डालता है, अर्थात बहेलिया, जो पक्षियों को पकड़ता है। उसके बाद आया है दिवाला शब्द।
दिवाला शब्द का अर्थ होता है बर्बाद होना, दिवालिया जिसे कहते हैं। इसके बाद है दबेल, अर्थात जिसे दबाया जाता है, जिसे दलित भी कहा जाता है। इसके बाद शब्द है स्वत्व। स्वत्व का अर्थ होता है खुद से। इसके बाद अर्थ है शब्द है सभासद, अर्थ है सभा का सदस्य, किसी भी सभा का सदस्य, हम कह सकते हैं पंचायत का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य, किसी भी सभा का सदस्य। इसके बाद शब्द आए हॉक। हॉक का अर्थ होता है यहाँ हुंकार, जोर से पुकारना। हॉक का अर्थ हम हुंकार भी कह सकते हैं। मंत्रमुग्ध अर्थात मोहित होना। इसके बाद शब्द है कंपू। कंपू का अर्थ होता है खेमा, छावनी, छावनी हम कह सकते हैं। कंपू का अर्थ कैंप कहते हैं जैसे इंग्लिश में, कंपू का अर्थ हुआ छावनी। इसके बाद शब्द है निमित्त। निमित्त का अर्थ होता है कारण, आप कारण कह सकते हैं। तो चलिए पंक्तियों तो वाचन की ओर पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है, आजकल पंडित जी देश में विराजते हैं, माता जी को स्विट्जरलैंड के अस्पताल तपेदिक के इलाज के लिए छोड़ा है। बड़े भारी नेता हैं, कुरीपुर गांव में व्याख्यान देने को आए हैं मोटर पर। लंदन के ग्रेजुएट, एमए और बैरिस्टर बड़े बाप के बेटे, विषयों भी परतों के अंदर खुले हुए, एक एक परत बड़े बड़े विलायती लोग, देश की बड़ी बड़ी थातियां लिए हुए, राजों के बाजू पकड़कर बाप की वकालत से कुर्स रखने वाले लंघ विद्वान से देसी जनों के बीच लेडी जमींदारों को आंखों तले रखे हुए, मिलों के मुनाफे रखने वाले के अभिन्न मित्र, देश के किसानों मजदूरों के भी अपने सगे, विलायती राष्ट्र से समझौते के लिए गले का चढ़ाव बुर्जुआजी का नहीं आ गया। धाक रूस के बल से ढीली भी जमीन हुई, आंख पर वही पानी, स्वर पर वही सवार, गांव के अधिक जन कुली या किसान है, कुछ पुराने पर्जे जैसे धोबी, तेली, बढ़ई, नाई, लोहार, बारी, तरकिहार, चुड़िहार, बेहना, कुम्हार, डोम, कोयरी, पासी, चमार, गंगापुत्र, पुरोहित, महाब्राह्मण, चौकीदार, कामकाज, दिवाली जैसे पर्वों के दिन मानो ले जाने वाले पिछली परिपाटी से हुए मरे ब्याह में दिवाला लाते हुए जमींदार के वाहन, बाकी परदेश में कौड़ियों के नौकर हैं, महाजनों के दबेल, स्वत बेचकर विदेशी माल बेचने वाले, शहरों के सभासद ऐसे ही प्रकार से घिरे हैं, लोगों में भाषण है। जब भी अफीम, भांग, गांजा, चरस, चंद चाय, देसी और विलायती तरह तरह की शराब चलती है मुल्क में, फिर भी आजादी की हौक का नशा बड़ा लोगों पर चढ़ता है। विपत्तियां कई है, घूस और डंडे की, उनसे बचने के लिए रास्ता निकाला है। सभाओं में आते हैं गांवों के लोग कुल, एक एक आ गए। पंडित जी कांग्रेस के चुनाव पर बोले,
आजादी लेते हैं 1 साल और है, आताइयों से देश पिस पिस कर मिट गया, हमको बढ़ जाना है, चैन नहीं लेना है जब तक विजयी ना हो, जनता मग्न हुई। जमींदार भी बोले जेल हो आने वाले कांग्रेस उम्मीदवार, सभा विसर्जित हुई। महंगू, अब दूसरा भाग, महंगू सुनता रहा, कंपू को लादता है लकड़ी कोयला चपड़ा। लुकुआ ने महंगू से पूछा, क्यों हो महंगू, कुछ अपनी तो राय दो, आजकल कहते हैं ये भी अपने नहीं। महंगू, यह सुनकर महंगू ने कहा, हाँ कंपू ने क्रिया के गोली जो चली थी उसका कारण पंडित जी का ही आशीर्वाद है। रामदास को कांग्रेसमैन बनाने वाला जो मिल का मालिक है, यहाँ भी वह जमींदार बाजू से लगा ही है। कहते हैं इनके रुपए से ये चलते हैं, कभी कभी लाखों पर हाथ साफ करते हैं। लुकुआ सुनकर घबरा गया, भला फिर हम कहाँ जाए? महंगू से प्रश्न किया। महंगू ने कहा, एक बड़ी खबर सुनी है, हमारे अपने हैं यहाँ बहुत छिपे हुए लोग, अगर चुंगी अभी ढीली पोली है, देश में अखबार व्यापारियों की ही संपत्ति है, वे सब जन मौन है उन्हें देखते हुए। जब ये कुछ उठेंगे और बड़े त्याग के निमित्त कमर बांधेंगे, आएंगे वे जन भी देश के धरातल पर। अभी अखबार उनके नाम नहीं छापते, ऐसा ही पहरा है, तो फिर क्या कहता है फिर लुकुआ, तो फिर देश, माफ करें, तो फिर कैसा होगा? लुकुआ ने प्रश्न किया। जैसा तो लुकुआ है वैसा ही होना है, बड़े बड़े आदमी धन मान छोड़ेंगे तभी देश मुक्त है। कवि जी ने पढ़ा था, जब तुम बदले नहीं अपने मन में कहा मैंने, मैं महंगू हूँ। पैरों की धरती आकाश को भी चली जाए, मैं कभी नहीं बदलूंगा, इतना महंगा होऊंगा। तो यहाँ बड़े व्यंग के साथ जो है निराला जी कहते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान समय में व्यवस्था है, राजनीतिकरण है। तो इनके व्याख्या में आप देखें क्या कहते हैं, व्याख्या ध्यान से सुने। आज पंडित जी अपने माँ को, पंक्तियों की व्याख्या है, आज पंडित जी अपने माँ को, माफ करो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि व्याख्यान को सुनने से पहले अगर आप अपने पास कविता के प्रति रखते हैं तो आपको समझने में काफी सुविधा होगी। तो सुनिए, आज पंडित जी अपने माँ को इलाज के लिए स्विट्जरलैंड के अस्पताल में भर्ती कर आए हैं। सुना है वे बहुत बड़े नेता हैं। कुड़ीपुर जो एक गांव है, वहां नेताजी अपने आलीशान मोटर गाड़ी पर भाषण देने के लिए आए हैं। सुना है पंडित जी लंदन से अपनी पूरी पढ़ाई किए हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, उनके पास देश की विरासत संग्रहित है। उनके पूर्वज राजाओं के सहारे बड़े बड़े कारखानों के मालिक बन गए थे और अपनी जमींदारी से अधिक मुनाफा भी कमाते हैं। वे अपने भाषण में कह रहे हैं कि रूस के किसानों मजदूरों की तरह हमारे देश में भी किसानों और मजदूरों के लिए कुछ नया करेंगे,
जिससे कि उनकी भलाई हो सके। सभा में गांव के कुलीन, किसान और कुछ पुराने लोग जैसे नाई, लोहार, कहार, चूड़ीहार, धुनिया, कुम्हार, डोम, कुड़ी, पासी, चमार, पुरोहित, चौकीदार सभी जमा हुए हैं, जैसे कि किसी उत्सव में जमा हुए हो। ये नेताएं यहाँ के कच्चे माल को विदेशों में भेजते हैं और वहाँ के तैयार माल को हमारे यहाँ लाकर बेचते हैं। वही मजदूरों के लिए सभा कर रहे हैं। कभी फिर कहते इनके यहाँ अफीम, भांग, गांजा, चरस एवं विदेशी शराब का व्यापार होता है और सरकारी घूस एवं दंडों से बचने के लिए ये लोग सभाएं करते हैं, राजनीति करते हैं। पंडित जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उनका कहना है हमारे देश को आजादी मिलने में केवल 1 वर्ष का समय है। हम सभी को मिलकर आजादी के लिए लड़ना है, चैन से सोना नहीं है। यह सुनकर जनता मंत्रमुग्ध हो गई। इस सभा बहुत से जमींदार एवं जेल से हो आने वाले लोग भी हैं। सभा खत्म होती है। महंगू जो कि गांव का एक किसान है, अपनी बोझ उठाता ही है कि दूसरा एक व्यक्ति जिसका नाम लुकवा है, महंगू से पूछता है कि महंगू इस सभा पर कुछ अपनी राय दो। इस पर महंगू कहते हैं कि कुछ दिनों पहले क्रिया में जो गोली चली थी उसमें पंडित जी का ही हाथ है। हमारे यहाँ जो रामदास का मिल मालिक है उनके रुपए से ही कांग्रेसी चलते हैं और मौका मिलने पर ये लाखों रुपए पर हाथ साफ कर लेते हैं। यह सुनकर लुकवा घबरा कर कहता है कि तो हम कहाँ जाए। फिर महंगा कहता है मैंने सुना है कि यहाँ का अखबार भी उन्हीं का है। अभी राजनीति बहुत गर्म है। कुछ दिन बाद यह अखबार इनके त्याग बलिदान का बखान करेंगे और हाँ, अखबार के मालिक का नाम नहीं बताएंगे। फिर लुकवा कहता है तो फिर चुनाव कैसा होगा। इस पर महंगू व्यंग करते हुए कहते हैं जैसा तू चाहेगा वैसा ही। अंत में महंगू कहता है इस बार तो मैं और महंगा हो जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता के पंक्तियों के माध्यम से कवि ने किस प्रकार से व्यंग करते हुए हमारी व्यवस्था की ओर चूट किया है। वह कहते हैं कि आज का समय जो हम राजनीतिक पार्टियों को दोष देते हैं, शोषक वर्ग का दोष निकालते हैं, इसमें उनकी गलती नहीं, हम साधारण लोगों की ही गलती है। इस कविता के अंतिम पंक्तियों में कवि साफ साफ यही कहते हैं कि तू जो चाहेगा वैसा ही होगा। महंगू तो बहुत महंगा होगा। कहने का अर्थ यह है कि महंगू लुकवा से कहता है कि तू जैसा चाहेगा देश वैसा ही बनेगा, समाज वैसा ही बनेगा। देश को, समाज को बदलने से पहले तुम्हें बदलना होगा, अर्थात एक साधारण मनुष्यों को, साधारण लोगों को बदलना होगा। क्योंकि हमारी सोच के अनुसार ही किसी भी देश की सरकार बनती है। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने छोटे छोटे स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कहें तो कुछ रुपयों के लिए गलत व्यक्ति को अपने बहुमूल्य वोट देकर जिता देते हैं, जिसका खामियाजा हमें 5 वर्षों तक उठाना पड़ता है। वह उस जीते हुए सभासद की नहीं, दोष है जिसके द्वारा वह चुना गया। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं,
ज्यादातर लोग, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, मगर अंतिम पंक्ति में यही कहता है कवि कि तू जैसा चाहेगा, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जनता जैसा चाहेगा उस देश का सरकार वैसा ही होगा। और एकदम अंत में आकर कहता है कि मांगो इस बार तो बहुत महंगा होगा। कहने का अर्थ क्या है कि मैं अधिक और पिछले बार से ज्यादा पैसा लेकर वोट दूंगा। तो एक व्यक्ति जो वोट लेने के लिए पैसा देगा, वह अपने पैसे की भरपाई कहां से करेगा? उसी मनुष्य का शोषण करके वह अपने पैसे को 3 गुना 4 गुना वापस लेगा। इस प्रकार से व्यंग करते हुए निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमारी व्यवस्था को, हमारी सोच को हमारे समक्ष रखते हैं। इस कविता के बारे में चर्चा करने के लिए अगर हम बैठे तो चर्चा कभी खत्म नहीं होगी, परंतु छोटे से समय में मुझे जो समेटना है, तो मैंने पूरी कोशिश की बातों को समेटने की। आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने होंगे